बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत करेंगे कि नए साल के पहले दिन ही आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने अकाउंट से यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कह दी है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में नए साल की बधाई और शुभकामनाओं के साथ नई सरकार आने की उम्मीद जताई है। इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर भी लिया है। उन्होंने कहा कि जब ये सरकार है, नया साल मुबारक के लायक नहीं है, बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों है, फसल बर्बाद हो रही है, उन्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। सरकार की ओर से ना तो कोई उपाय है और न ही कोई भी राहत है। लालू प्रसाद यादव के शेयर किए गए वीडियो में आगे कहा गया है कि इस सरकार से कुछ नहीं होगा। मजदूरों के लिए नया साल तब मुबारक के लायक होगा जब नई सरकार आएगी। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चा तेज है। पटना और दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से जेडीयू के किसी भी नेता ने फिर से पाला बदलने जैसा बयान तो नहीं दिया है। वहीं पर आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को ऑफर दिया जा चुका है। जब पटना में चल रही सियासी चर्चाओं के बीच दिल्ली में स्थित भाजपा आला कमान चौकन्ना हो गया है। जब बताया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के माने तो फिलहाल बिहार में किसी भी तरह के बड़े सियासी फेरबदल की संभावना नहीं नजर आ रही है। जब बताया जा रहा है कि जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार कुछ मुद्दों को लेकर के बीजेपी से नाराज जरूर चल रहे हैं, लेकिन वे फिर से पाला बदलेंगे इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों नए साल की शुरुआत होते ही पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूब गई, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से अपने सगे संबंधियों को नए वर्ष नव वर्ष की बधाई और फिर शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने अंदाज में लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी है और फिर नए साल में एक बड़ा संकल्प ले लिया है। जब तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि नया साल बिहार के लिए नई उमंग और नई आशाएं लेकर के आ रहा है। नए साल 2025 में हम नई सोच, नई शक्ति, नए जोश, नए उत्साह, नए साहस और फिर नए संकल्प के साथ बिहार को नई दिशा और फिर नई मंजिल तक ले जाने का वचन लेते हैं। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हमें एक सूत्र, एक बंधन में बंध करके एकजुट होकर के एक लक्ष्य के लिए जी जान से काम करना होगा। हमारा एक होना ही एकमात्र मंत्र है बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से पिछले दिनों जो वादे किए थे उन योजनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि अगर इस साल बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो वह सभी वादे पूरे किए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे में नया साल 2025 सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों साल 2025 के आगाज के साथ ही देश विदेश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। बिहार के सियासी गलियारों में भी जश्न का माहौल है। जहाँ राबड़ी आवास में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जहाँ कल सुबह से ही कार्यकर्ता राबड़ी आवास गिफ्ट लेकर के पहुंच रहे हैं। एक कार्यकर्ता तो न्यू ईयर की पार्टी के लिए खस्सी लेकर के राबड़ी आवास पहुंच गया। जहाँ दरअसल नए साल के मौके पर सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव भी राबड़ी आवास में चौकी लगा करके बैठे गए और फिर कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ता अपनी हैसियत के मुताबिक लालू के लिए गिफ्ट लेकर के राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनकी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी आवास में मौजूद हैं, जहां और फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। लगातार कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं और फिर बधाई देकर के वापस लौट रहे हैं। यह सिलसिला सुबह से ही जारी है, कल से ही जारी है और आज देर शाम तक चलने की संभावना है। आपको बता दो कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर ट्वीट करके प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जब नए साल में गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, बेकारी का नाश हो, सामाजिक आर्थिक असमानता और फिर ऊंच नीच का भेद मिटे, प्रेम सौहार्द बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो, जय इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के स्वास्थ्य, सफल और फिर खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मां की कल 14वीं पुण्यतिथि थी। लिहाजा इस खास मौके पर कल मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण बेघा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनके पुत्र निशांत कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी। बड़ी बात यह रही है कि पहली बार कोई भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पहुंचे और फिर उनकी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी को नमन किया और फिर श्रद्धांजलि दी। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गाँव कल्याण बेघा पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय राम लखन सिंह वैद स्मृति वाटिका में लगी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और बात की। राज्यपाल के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री और फिर जेडीयू के सांसद विधायक भी पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई थी। इस मौके पर जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और भी कई सारे मंत्री विधायक मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार में अभी सियासी पारा हाई है। जहाँ पारा हाई की वजह है बिहार में पाला बदलने वाली खबर ने सुर्खी पकड़ ली है। जब नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी मीडिया की चटपटी खबर आती रही है। जहाँ वहीं पर इंडिया गठबंधन अब भी इस उम्मीद में है कि नीतीश कुमार वापस विपक्षी खेमे में आ जाएंगे। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजद के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल पार्टियों के संपर्क में है, जहाँ संपर्क कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि राजद के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में है। नीतीश कुमार के भाजपा से नाराज होने का अनुमान इस बात से लगाया जा रहा है कि वे मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जब वो चुप्पी साधते रहे हैं तब बिहार में कोई न कोई सियासी खेल हो जाता है। अनुमान का दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो फिर उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से तो मुलाकात की, लेकिन भाजपा नेताओं से मुलाकात नहीं की। जहाँ ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने हफ्ते दिन पहले ही अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने से भी परहेज किया। जबकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की तरह ही भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए थे। नाराजगी के अनुमान का तीसरा कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदेश इकाई द्वारा जदयू को सीटें देने से मना कर दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में चुनाव लड़ने की दम भर दिया है। जहां राजद नेताओं ने नीतीश कुमार पर नजर डालनी शुरू कर दी है। बस उन्हें दिल्ली में खटखट होने का इंतजार है। जहां बीच बीच में वे संकेत भी देते हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार राजद के साथ आ जाएंगे। हालांकि राजद ने पहले भी नीतीश कुमार को अपशब्द कहने की कोशिश की, तब कामयाबी नहीं मिली थी। सच कहें तो फिर राजद पर उसका ही दाव उल्टा ही पड़ गया था। 12 फरवरी 2024 को विश्वास मत के दौरान नीतीश की सरकार को गिराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन राजद के 2 विधायक नीलम देवी और फिर चेतन आनंद ने ऐन मौके पर आरजेडी का साथ छोड़ करके जेडीयू का दामन थामने जेडीयू के पास चला गया था। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिहार में एक शिक्षक को नौकरी मिली, शिक्षक की सरकारी नौकरी मिली, आज ज्वाइन किया, कल रिटायर हो गए। जी हाँ, ये मामला बिहार का ही है। ये मामला बिहार के जमुई जिला का है। हम आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के एक दिन बाद और ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही एक शिक्षिका रिटायर हो गई, यानी कि ज्वाइनिंग भी नहीं की थी। ज्वाइनिंग लेटर मिला था और ज्वाइनिंग भी नहीं की थी, उसके बाद वो रिटायर ही हो गई। जी हाँ, दरअसल अनीता का कहना है कि 60 साल की आयु पूर्ण करने के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति मिली है। दुख इस बात का है कि 2024 में विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा सक्षमता 1 वित्तीकरण करने के बावजूद भी एक दिन भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाई है, जब परीक्षा फल कई महीने पहले ही प्रकाशित हो चुका था। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय शोभा खान में कार्यरत अनीता कुमारी ने दिसंबर 2006 में पंचायत शिक्षिका के रूप में योगदान दिया था। उसके बाद 6 मार्च 2014 को हाई स्कूल की शिक्षिका टीईटी पास के रूप में योगदान दिया। 2024 में उन्होंने सक्षमता 1 की परीक्षा उन्होंने पास की। उन्हें 30 दिसंबर 2024 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। नए नियुक्ति पत्र के आधार पर उन्हें 1 से 7 जनवरी 2025 तक उस विद्यालय में ही योगदान करना था, जहां वे 31 दिसंबर को ही रिटायर हो गए। नियुक्ति पत्र लेने और फिर देने की इस प्रक्रिया में अनीता कुमारी असमंजस में थी कि आखिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत वे नियुक्ति पत्र ले या नहीं। 31 दिसंबर 2024 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वे रिटायर हो जाएगी और फिर विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा और ऐसा हुआ भी।
दोस्तों, हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण बिहार में नए साल के पहले दिन ही पारा धराम से गिर गया, जब पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जब बिहार वासियों को दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है। आपको बता दूं कि हिमालय से आने वाली उत्तर पछुआ हवाओं के कारण 15 जिलों के मौसम में यह बदलाव बना रहेगा, जहाँ बिहार के अधिकतर शहरों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, जहाँ हालांकि तापमान में भी कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा। जब सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे, भले ही कुछ देर के लिए सूरज दिखाई देगा, लेकिन उससे मौसम में गर्मी नहीं आएगी। जब रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकांश भागों में हल्की और फिर मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। यह मौसम में आया यह बदलाव ठंड के मौसम के लिए सामान्य है और फिर आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। हालांकि ये तापमान रबी की फसल के लिए अमृत बन करके आया है। इस सीजन में पहली बार पटना के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 9 जिलों में सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, गया, किशनगंज के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, बिहार में अधिकांश परीक्षाओं के आयोजनों में गड़बड़ी या फिर प्रश्न पत्र लीक की शिकायतें मिलती है। इस वजह से सरकार की भारी किरकिरी होती है। जहाँ नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में भी परीक्षा एजेंसियों ने भारी गड़बड़ी की है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने वाली कंपनी पर कार्रवाई किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने परीक्षा लेने वाली कंपनियों का इकरारनामा रद्द कर दिया गया है, साथ ही साथ ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा गया है कि MSCFI डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई द्वारा विभाग के साथ किए गए एक कारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही इस परीक्षा एजेंसी को काली सूची में दर्ज किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 में परीक्षा एजेंसी MSCFI डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई द्वारा प्रश्न पत्रों की पूर्णवृत्ति की, साथ ही अन्य गड़बड़ी की गई है। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा एजेंसी MSCFI डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है, जिसके बाद परीक्षा एजेंसी की स्पष्टीकरण की मांग की गई है। परीक्षा एजेंसी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। दोस्तों, बिहार में मौसम की सटीक निगरानी और पूर्वानुमान के लिए डॉप्लर वेदर रडार लगाई जाएगी। जब पूर्णिया और दरभंगा के साथ ही मालदा और फिर बनारस में भी ये व्यवस्था होगी। मालदा और बनारस में लगने वाली रडार से क्रमश प्रदेश के यानी कि बिहार के दक्षिण पूर्व और फिर पूर्वी दक्षिण के पश्चिम के जिलों के मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान केंद्र के विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने पटना में भारत मौसम विज्ञान केंद्र के 150वां स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सभी पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम मशीन स्थापित करके लोगों को मौसम की सही जानकारी दी जाएगी। मौसम विभाग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, इसके लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में सिर्फ राज्य के यानी कि बिहार के पटना में ही डॉप्लर वेदर रडार है, बाकी कहीं भी नहीं है बिहार में। दोस्तों, बिहार में खेलों की स्थिति को सुधारने के लिए बिहार की नीतीश सरकार तेजी से काम कर रही है। जब नवंबर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक कराने के बाद सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स और फिर पारा गेम्स 2025 की तैयारियां शुरू कर चुकी है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक की। जब बैठक में उन्होंने नालंदा के राजगीर में बन रहे बिहार के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम जून 2025 तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार को जून 2025 में उसका पहला इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुमार रवि ने बताया था कि बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स और फिर पारा गेम्स जैसे बड़े आयोजन होने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न खेल परिसरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। जहाँ पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर खेल परिसर और फिर कल्याण बिघा शूटिंग रेंज जैसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजगीर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने बताया है कि कार्य तेजी से प्रगति पर है, कार्य हो रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के इस पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का लगभग 60% काम पूरा कर लिया गया है और जून 2025 तक इसकी पूरी तरीके से बनकर के तैयार होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि जिस दिन ये स्टेडियम बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उस दिन से बिहार के खेल जगत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्रांति आ जाएगी। राजगीर के इस निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम में एंट्री के लिए 4 गेट बनाया गया है।
है, जिसमें एक गेट खिलाड़ियों, दूसरा गेट वीआईपी के लिए और तीसरा और चौथा गेट आम जनता के लिए बनाया गया है। स्टेडियम में कुल 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मैच के दौरान आने वाली गाड़ियों के लिए भी एक बड़ा सा पार्किंग एरिया भी बनाया गया है, जहाँ वहीं पर लोगों के लिए टॉयलेट और फिर पीने की पानी की भी इंतजाम किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि नीतीश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए सरकार ने करीब 350 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। दोस्तों 2025 की शुरुआत हो चुकी है और बिहार को 2025 में सड़कों की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए सड़कों के नेटवर्क को भी बिहार में मजबूत किया जा रहा है। इसी के तहत नए साल में जेपी गंगा पथ का दीदारगंज तक विस्तार होगा। मरीन ड्राइव में गायघाट से कंगन घाट तक का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। इस साल कंगन घाट से कच्ची दरगाह का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही दीघा से कच्ची दरगाह के बीच बनने वाले जेपी सेतु का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके पूरा होने पर इस सेतु का कोइलवर से करजन के बीच विस्तार किया जाना है, जिसकी डीपीआर बनाई जा रही है। जब पटना से नॉर्थ बिहार को जोड़ने के लिए बन रहा कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल भी चालू होगा। जब बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस में से नई बाईपास रोड की सौगात मिलेगी, जब कॉम्पेड और फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइड से हवाई अड्डा थाना को जाएगी। वहीं पर दानापुर के हाथी खाना मोड़ से चांदमारी गांव तक 2 लेन की नई सड़कों से आना जाना शुरू हो जाएगा। वहीं पर सिपरा मोहली एलिवेटेड भी शुरू होगा। इसके लिए मीठापुर स्थित भूतीपुर के सामने अप रैंप का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके पूरे होते ही एलिवेटेड को चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में बर्ड फ्लू जांच के लिए अभी तक लैब नहीं खुल सकी है। जब पिछले 5 साल से बर्ड फ्लू जांच के लिए लैब खोलने के लिए सिर्फ तैयारी की जा रही है। तीसरे कृषि रोड मैप में भी लैब खोलने का लक्ष्य रखा गया था, जहां 4 साल पहले बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में बर्ड फ्लू जांच के लिए 2 लैब खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा गया था। जब केंद्र से लैब खोलने पर सहमति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने अपने स्तर से लैब खोलने का निर्णय लिया है। जब पिछले साल बर्ड फ्लू जांच सहित पशु और फिर पक्षियों की विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए 4 लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए लगभग 14 करोड़ राशि की भी प्रदान किया गया था। इसके बाद भी अब तक लैब तैयार नहीं किया जा रहा है। बिहार में बर्ड फ्लू जांच के लिए सुविधा नहीं होने के कारण मुर्गी सहित पक्षियों के ब्लड सैंपल लेकर के रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब कोलकाता और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल भेजने की को मजबूर हैं। जी हाँ, कोलकाता और फिर भोपाल को सैंपल भेजने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। इसके साथ ही जांच करके रिपोर्ट मिलने में न्यूनतम 4 से 7 दिन लग जाते हैं। कई बार तो यहाँ से सैंपल जांच के लिए भेजने के एक पखवाड़े में रिपोर्ट मिली थी। 2 साल पहले कोरोना के समय बर्ड फ्लू जांच के लिए सैंपल भेजने और फिर रिपोर्ट आने में एक पखवाड़ा से भी अधिक समय लग गया था। ऐसे में पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू या फिर अन्य संक्रामक रोग का फैलाव तेजी से होने का खतरा रहता है। दोस्तों बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। साउथ और फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। जी हाँ, कंपनी ने किसानों और फिर व्यापारियों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कई फायदे देने की योजना बनाई है। इनमें फैक्टर सरचार्ज खत्म करना और फिर तय समय सीमा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगाना शामिल है। इससे इन वर्गों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। ग्रामीण इलाकों में स्लैब सिस्टम के तहत बिजली बिल बढ़ने की समस्या को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना है। अब बिजली का उपयोग करने पर स्लैब दर में छूट दी जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवारों का बिजली बिल कम होगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ का लाभ भी मिलेगा। इसके तहत पीक आवर्स में बिजली की दर ज्यादा होगी और फिर ऑफ पीक आवर्स में सस्ती बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता बिजली की खपत को प्रबंधित करके अपने बिल में बचत कर सकेंगे। 27 दिसंबर को पटना में स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली चोरी का पहला मामला सामने आया है, जहां पर रिमोट के जरिए मीटर को बंद करके बिजली चुराई गई है। इस घटना ने बिजली विभाग को सतर्क कर दिया गया है और अब उपभोक्ताओं की निगरानी बनाने के साथ सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 1 जनवरी की शाम अचानक राबड़ी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मुलाकात की। राज्यपाल ने लालू और राबड़ी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं पर राबड़ी देवी को उनके जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। इससे पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने राजभवन में नवनियुक्त बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की
की और नए साल की शुभकामनाएं दी। इस दौरान 15 मिनट तक दोनों के बीच राजभवन में बातचीत हुई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव राबड़ी आवास के लिए रवाना हुए। जब वहीं पर थोड़ी देर बाद राज्यपाल भी राबड़ी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने लालू और राबड़ी देवी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं पर राबड़ी देवी को उनके जन्मदिन पर गवर्नर ने बधाई भी दी है। दोस्तों, ये साल यानी कि साल 2025 के पहले ही दिन कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, तेज कर दी है, जब वह अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंच गई। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को नए साल की बधाई दी और उनसे आशीर्वाद लिया। जब कुछ देर बाद वे निकल गई, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे केवल नीतीश कुमार को नए साल की शुभकामनाएं देने आई थी। आज के दिन को राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। इधर सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट हो सकता है। यह चर्चा है कि पार्टी से नाराज चली विधायक एनडीए गठबंधन में जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन खेमे से एक और विधायक कम हो जाएंगे। आपको बता दूं कि वैशाली के राजापाकर से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बनी प्रतिमा दास लगातार पार्टी से नाराज चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास पर जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आलाकमान से दोनों नेताओं की शिकायत की थी। प्रतिमा दास ने यहां तक कहा था कि भक्त चरण दास फर्जी दलित हैं, वे नेताओं से भेदभाव करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने मंगलवार को अपनी संपत्ति घोषित की है, अपनी संपत्ति बताई है। कई मंत्रियों से ज़्यादा अमीर उनकी पत्नियां हैं। जो कुछ मंत्रियों की पत्नी के पास हथियार भी है, कई पर कर्ज है, तो फिर कुछ ने शेयर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार के पास सिर्फ 21,000 रुपये कैश हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपत्ति के ब्यौरे में से अपने बेटे निशांत का नाम हटा दिया है। आपको बता दूं कि कैश के मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबसे अमीर है। उनके पास नगद 6,70,000 रुपये हैं, जबकि पत्नी के पास करीब 5,70,000 रुपये हैं। जहाँ अचल संपत्ति पति पत्नी दोनों को मिलाकर के 5.5 करोड़ से अधिक की है। सरकार की वेबसाइट पर डाले गए ब्यौरे में कुछ मंत्रियों ने अपनी जमीन का रकबा तो बताया, लेकिन उसकी कीमत दर्ज नहीं की है। नीतीश मंत्रिमंडल में 2 को छोड़ करके ज्यादातर करोड़पति हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा और फिर उनके कई मंत्री अमीर हैं। सबसे अमीर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह है, जहाँ उनकी कुल संपत्ति 13 करोड़ 98 लाख रुपए है। इसमें उनकी पत्नी की संपत्ति भी शामिल है। जो सबसे गरीब खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है, उनके पास 65 लाख रुपए की संपत्ति है। उन पर 53 लाख रुपए का सरकारी बकाया है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार के पास दिल्ली के संसद विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में 1000 वर्ग फुट का फ्लैट है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए बताई गई है। जब पिछले साल यानी कि 2028 की तुलना में बाजार मूल्य में 3 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गाय और फिर बछड़े की संख्या में कमी हुई है। साल 2023 की तुलना में 1 गाय और 1 बछड़ा कम हुआ है। सीएम ने 12 गाय और 9 बछड़े की जानकारी सार्वजनिक की है। इसकी कीमत 1,45,000 रुपये बताई गई है। सीएम नीतीश कुमार के पास चापाकल भी है, वह 10,550 रुपये का है। सीएम नीतीश के पास कंप्यूटर, एसी, एयर कूलर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, गोदरेज का ओवन, ओटीजी और एक्सरसाइज साइकिल है। वहीं पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संपत्ति में 56 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। सम्राट चौधरी की संपत्ति में मंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये राशि बढ़ी है। यह सार्वजनिक किए गए संपत्ति में सम्राट चौधरी ने अपनी कुल संपत्ति 11 करोड़ 48 लाख रुपए बताई है। 2021-22 में जब वो बिहार सरकार में मंत्री थे तो फिर उन्होंने अपनी संपत्ति 10 करोड़ 91 लाख रुपए बताई थी। कैश के रूप में उनके पास 67 लाख रुपए हैं। 2023-24 में नगद राशि 5,70,000 रुपए हैं। उनके बेटे और बेटी के पास 6 लाख से ज़्यादा कैश हैं। सम्राट चौधरी 1,54,000 रुपए इनकम टैक्स भरते हैं। जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की कुल संपत्ति 7 करोड़ 93 लाख रुपए की है। जहां उनकी पत्नी उनसे अमीर है। यह पत्नी सुशीला देवी इनसे 2.5 गुना अमीर है। इनके पास राइफल और फिर रिवॉल्वर है। जब पुणे, बार, मोकामा, लखीसराय, पटना के एग्जीबिशन रोड, कदमकुआ, पटेल नगर, न्यू पुनायचक, हुकुमहरा, रानीपुर जमीन और मकान है। वहीं पर विजय कुमार सिन्हा के पास शिव इंटरप्राइजेस का मालिकाना हक है। उन्होंने 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जब उनकी पत्नी ने भी शेयर मार्केट में 35 लाख रुपए निवेश किया है। विजय सिन्हा ने 3 बैंकों में 3,50,000 रुपए, जबकि पत्नी
पत्नी 2 बैंक में 22 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। दोस्तों, किशनगंज में एक नाबालिग लड़की के लापता होने की सूचना मिली है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। अब क्या था, पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। दरअसल किशनगंज में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई है, जहां पर पीड़ित परिजनों ने अपने बेटी के अपहरण की आशंका जताई है और थाने पहुंची। दरअसल किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बहादुरगंज के वार्ड संख्या 8 के रहने वाले मोहम्मद हबीब अंसारी की 14 साल की बेटी जासमीन परवीन बीते मंगलवार से लापता है। जब पीड़ित पिता मोहम्मद हबीब अंसारी ने कहा कि लिखित शिकायत करते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। पिता ने कहा है कि पत्नी जहां आरा ने उनकी बेटी को थोड़ा डांटा था, इसके बाद वे गुस्सा हो गई। मंगलवार शाम करीब 5 बजे अपने घर से निकली, मगर परिजनों ने उसे हर जगह बहुत खोजा, मगर वह कहीं भी नहीं दिखी। परिजनों ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी का किसी ने अपहरण कर लिया है, जिसको लेकर के उन्होंने बहादुरगंज थाने की पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस पर थानाध्यक्ष निशिकांत कुमार ने बताया है कि मामले को लेकर के परिजनों ने आवेदन दिया है। पुलिस मामला दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में उर्दू को लेकर के खेल चल रहा है। यहाँ पर किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाई लागू की गई थी, लेकिन भाजपा ने इसके खिलाफ जमकर के विरोध किया है। जब भाजपा जिलाध्यक्ष सुशांत गौप ने इसका विरोध किया है और कहा कि यदि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो फिर हम गायत्री मंत्र लागू करने की मांग कर देंगे। जब भाजपा के विरोध में आखिरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस आदेश को वापस लेना पड़ा। जब ये मामला किशनगंज से सामने आया है। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश लागू किया गया था, ये कोई कंपलसरी नहीं है, यानी कि जो बच्चा चाहे वो पढ़ सकते हैं, जो नहीं चाहे वो नहीं पढ़ सकते हैं, जब कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाजपा इसका खुल करके विरोध किया और इसका नतीजा क्या हुआ पता है? इसका नतीजा ये हुआ कि इस आदेश को वापस लेना पड़ा। इस आदेश को वापस ले लिया गया है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई को लेकर के एक आदेश जारी किया था। आदेश जारी होते ही किशनगंज जिले में सभी निजी विद्यालय के संचालक और नेताओं में आक्रोश था, गुस्सा था। निजी स्कूल में उर्दू की पढ़ाई को लेकर के विवाद हुआ। इसके बाद डीओ ने अपना आदेश वापस ले लिया है। जब खास करके बीजेपी ने इसका जम करके विरोध किया है और इस विरोध का असर ये हुआ कि इसको वापस लेना पड़ा। आपको बता दूं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने बीते 30 दिसंबर को किशनगंज जिले के सभी प्राइवेट स्कूल में उर्दू की पढ़ाई को लेकर के निर्देश दिया था। राजनीतिक दल के नेताओं और फिर स्कूल प्रबंधन ने इस आदेश की आलोचना की थी। साथ ही भाजपा के नेताओं ने इस पर तंज कसा था। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक में कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन और फिर कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने मुद्दा उठाया था कि जिले में संचालित निजी विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि ये जिला अल्पसंख्यक बहुल जिला है, जिसे लेकर के डीओ ने आदेश जारी किया था। जब बुधवार शाम को जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने आदेश को वापस ले लिया है। पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रासंगिक पत्र को रद्द करते हुए अनुरोध है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों और फिर सीबीएसई बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही स्कूल का संचालन करना सुनिश्चित किया जाए। और क्या था, इस आदेश को वापस ले लिया गया। जैसे कि आपको पता है कि किशनगंज जिला अल्पसंख्यक बहुल जिला है और अल्पसंख्यक बहुल जिले में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उर्दू लागू की गई, यानी कि जिस भी बच्चे को उर्दू से आपत्ति थी तो उसको उर्दू नहीं पढ़ाया जाता। उन्हीं बच्चों को उर्दू पढ़ाए जाते जो खुद से चाहते कि नहीं हमें उर्दू शिक्षा ग्रहण करनी है, हमको उर्दू पढ़नी है, उन्हीं को पढ़ाया जाते, ना ही किसी को ज़बरदस्ती उर्दू पढ़ाया जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो भाजपा विधायक हैं उन्होंने जम करके इसका विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि इसको आखिर में वापस लेना पड़ा है, इस मांग को। जी हाँ, ये है भाजपा के पावरफुल नेता की कारकर्दस्तानी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के दिगलबैंग थाना पुलिस ने 7 महीने पुरानी युवती अपहरण मामले में नामजद आरोपी तौसीफ आलम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को थाना कांड संख्या सुमेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तौसीफ को दिगलबैंग बाजार से गिरफ्तार किया। ये मामला थाना कांड संख्या 57/24 के तहत धारा 364A 365-34 भादवी में दर्ज है। मिल रही जानकारी के अनुसार दिगलबैंग थाना क्षेत्र के बैरबन्ना गांव निवासी 19 वर्षीय तौसीफ आलम पर एक लड़की के अपहरण का आरोप है, जहां 7 महीने से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। जब पुलिस ने तौसीफ की गिरफ्तारी के साथ अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी तेज कर दी। थाना अध्यक्ष सुमेश कुमार ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है। साथ ही मामले में शामिल अन्य
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। जल्द ही मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार की शाम लालू राबड़ी और तेजस्वी के बाद बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर आर के सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि लोगों से मिलना जुलना चाहिए, जब बिहार से हमारा खास लगाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके साथ में यूनिवर्सिटी में थे, जेपी आंदोलन में साथ था, सबके साथ पहले से संबंध है। अगर मैं कहूँगा कि बिहार घर जैसा है तो ये गलत नहीं होगा। बिहार में पहले से बहुत बदलाव हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के गांव पहुंचने में 1 घंटे का समय भी नहीं लगा। ये देख करके बहुत अच्छा लगा। राज्यपाल 5:30 बजे राबड़ी आवास पहुंचे थे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और फिर राबड़ी देवी से मुलाकात की और उनको नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई दी। दोस्तों, बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2024 में सत्ता में आई, लेकिन अब नया साल 2025 उसके लिए बहुत कुछ तय करेगा। बीजेपी को लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता जरूर मिली है, लेकिन वे अपने दम पर महज 240 सीटें ही जीत पाई हैं। ऐसे में उसके लिए जेडीयू की 12 और एलजेपी की 5 सीटें अहम हैं। वहीं पर 272 का आंकड़ा बरकरार रखने के लिए आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी की 14 और फिर एकनाथ शिंदे ग्रुप की 9 सीटें भी काफ़ी अहम हैं। जब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके बीजेपी ने अपेक्षाकृत निराशा को दूर कर लिया है, लेकिन अब बिहार चुनाव में उसकी परीक्षा होगी। खास करके बिहार की राजनीति के लगातार बदलते मिजाज को देखते हुए साल के अंत तक कोई भी उलटफेर हो जाए तो फिर यह आश्चर्य नहीं होगा। बिहार में करीब 2 दशक से नीतीश कुमार ऐसी ताकत है जिनके इर्द गिर्द सत्ता घूमती है, चाहे राजद के समर्थन से हो या फिर बीजेपी के से। सीएम नीतीश कुमार ही है जब केंद्र में। ऐसे में जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अटल जी की जयंती पर कहा कि बिहार में बीजेपी सरकार ही अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो इससे जेडीयू को ठेस पहुंची है। फिर जेडीयू की ओर से लगातार लगाए गए पोस्टर ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी समझौता नहीं होगा। जेडीयू ने साफ लिखा है कि जब बिहार की बात हो तो चेहरा नीतीश कुमार के का ही होना चाहिए। ऐसे में बिहार चुनाव से महीनों पहले ही रस्साकसी शुरू हो गई है। इस खींचतान के बाद बीजेपी पर बिहार इकाई के नेताओं को खुश करने और फिर नीतीश कुमार से जम करके मोल भाव करने का दबाव होगा, जब दोनों पार्टियों के लिए सीट बंटवारा भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा बीजेपी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को भी खुश रखना चाहेगी। दरअसल बिहार के चुनाव नतीजों का असर दिल्ली पर भी पड़ सकता है। जब वहीं पर अगर यहाँ पर चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा तो बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान हो सकती है और इसका सीधा असर दिल्ली तक दिखेगा। इसलिए बिहार चुनाव बीजेपी के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अगले महीने दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, जब यहाँ के नतीजे बीजेपी के लिए अहम जरूर है, लेकिन इसका असर केंद्र सरकार पर नहीं दिखेगा। नए साल में बिहार में सरकार बदल जाएगी, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में नए साल पर संभावनाओं की सियासत को हवा मिल गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की है कि नया साल सरकार में बदलाव लाएगा। उन्होंने बेरोजगारी को खत्म करने और फिर बिहार के लोगों के प्लान को रोकने पर केंद्रित भविष्य पर जोर दिया है। तेजस्वी यादव का विजन एक ऐसी सरकार स्थापित करना है जो कि राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और फिर आय और सिंचाई को महत्व दे हो। तेजस्वी यादव के बयानबाजी एक ऐसे बिहार की आकांक्षाओं से भरी हुई थी जहां पर शासन वास्तव में लोगों के लिए हो, जो सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा प्रशासनिक और फिर नौकरशाही व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव देता है। तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव से पहले इस व्यापक बदलाव की नींव रखने की प्रबल इच्छा व्यक्त की है। लोगों के लिए उनका संदेश स्पष्ट था कि इस महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने के लिए उनका सामूहिक समर्थन महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार में नए नेतृत्व और फिर विचारों की आवश्यकता पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की आलोचना करते हुए सुझाव दिया है कि उनके नेतृत्व के 2 दशकों के बाद बिहार को सतत विकास और फिर समृद्धि की ओर ले जाने के लिए नए चेहरे और अभिनव दृष्टिकोण का समय आ गया है।
दोस्तों, नए साल के मौके पर एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कल नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। जब सभी नव वर्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, कई विधायक एमएलसी मंत्री बुके लेकर के सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। एक एक नेता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले और सभी को नए साल की बधाई दी। वहीं पर मिलने आए तमाम नेताओं ने भी मुख्यमंत्री को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं पर अधिकारियों ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की, गुलदस्ता भेंट करके उन्हें नए साल की बधाई दी। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। जब सीएम नीतीश कुमार से शिष्टाचार भेंट करके सभी ने उन्हें नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आज एक अन्य मार्ग में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शिष्टाचार में मुलाकात की और नव वर्ष की बधाई दी, शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उनका स्नेह सानिध्य एवं मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नए साल के आगमन के साथ ही प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया है। 2025 में पुष्पम प्रिया चौधरी के नए लुक ने सबको चौंका करके रख दिया है। बिना मास्क वाली तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि 2025 की शुभ बेला आई, नया साल, नई चुनौतियां, नए प्रयास, समर शेष है। प्लूरल्स पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को नए साल में सफलता के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी के नए लुक को देखकर के लोग इसलिए हैरान है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात की घोषणा की थी कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक वे मास्क नहीं उतारेगी। इस संकल्प के बाद वे अपनी पार्टी के हर एक कार्यक्रम में चेहरे पर मास्क लगा करके चलती थी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 1 जनवरी को पुष्पम प्रिया चौधरी ने चेहरे से मास्क उतार दिया, जबकि नीतीश कुमार आज भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी का वो कसम आज नए साल के आगमन के साथ ही टूट गया है। आपको बता दूं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब सम्राट चौधरी ने भी ये कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सिर से मुरेठा नहीं हटाएंगे। लेकिन जब बिहार में नए एनडीए की सरकार बनी तब उन्होंने मुरेठा हटा दिया था। यूँ कहें कि अभी तक जितने भी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने को लेकर के कसम खाई, लेकिन सफलता नहीं मिली उन्हें। इन नेताओं का संकल्प और कसम टूटता गया, लेकिन नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चेहरे से मास्क हटाते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि अब 2025 की शुभ बेला आ गई है। पुष्पम प्रिया चौधरी के इस कदम ने सबको हैरान कर दिया है। एक्स यूजर कमेंट लिख रहे हैं कि बिना मास्क वाला हैप्पी न्यू ईयर, कुछ लिख रहे हैं गजब अंदाज है।